पिछले दिन हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट में विलेज ऑफ पालमपुर पर चर्चा कर रहे थे और हम पहले ही दिन बता दिए थे कि इकोनॉमिक्स पर जब कभी हम चर्चा करते हैं तो इसमें धन के अध्ययन से संबंधित बातें मूल रूप से रहती है और मतलब हाउ टू अर्न मनी, इट इज द मेन थीम ऑफ दिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो धन कमाने के लिए क्या करना है, उत्पादन करने के लिए क्या करना है, तो उसके विभिन्न फैक्टर्स को हम लोग जानते हैं कि उत्पादन के वैसे हमने 5 को बताया, फिर बाद के कालखंड में उसको 4 किया गया। और आजकल तो ऐसा देखा जाता है कि एंटरप्रेन्योर को भी, उद्यमी को भी नजरअंदाज करके 3 ही फैक्टर मूलतः रखा जाता है। तो एक लैंड, दूसरा लेबर और कैपिटल। मुझे याद है लैंड और लेबर पर चर्चा भी हुई थी और उसके बाद कैपिटल पर भी हमने थोड़ा संक्षिप्त रूप से बताया था। तो वास्तव में कोई भी कार्य करने के लिए, याद रखेंगे, कोई भी कार्य करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे पास में कुछ अर्थ नहीं हो, धन नहीं हो, तो फिर किसी भी प्रकार के कार्यों की कल्पना करना आज के इस वर्तमान आर्थिक युग में असंभव है। इसीलिए क्योंकि धन ही केंद्र बिंदु में है, इसीलिए सामान्यतया लोग आज के युग को आर्थिक युग, इकोनॉमिक एज के रूप में भी जानते हैं। हमने 2 शब्द का यहां पर प्रयोग किया है, एक है धन और एक पूंजी। सामान्यतया जिन्होंने अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ा है या जिन्होंने बारीकी से इसके अर्थ को नहीं समझा है, वो दोनों को एक ही मान लेते हैं, जो सर्वथा गलत है। धन धन जो है और पूंजी, तो धन का एक हिस्सा पूंजी हम मानते हैं, धन का एक अंश पूंजी को मानते हैं, किंतु पूंजी धन का एक भाग के रूप में हम जान सकते हैं। धन में पूंजी है, यह स्पष्ट है। इसको अब है कि पूंजी क्या है, अभी एक वर्ड आया है कैपिटल, तो ये कैपिटल क्या है? तो कैपिटल से तात्पर्य धन के वैसे भाग से है। कैपिटल से तात्पर्य धन के वैसे भाग से है। कैपिटल से तात्पर्य आय के वैसे भाग से है, वैसे अंश से है, जिससे भविष्य में कुछ और अधिक आय की प्राप्ति हो। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि ये जो आय की प्राप्ति होती है भविष्य में, यही पूंजी कहलाती है। फिर से एक बार जान लें कि आय का अथवा धन का वह भाग जिससे भविष्य में कुछ आय की प्राप्ति हो, इनकम की प्राप्ति हो, इस निमित्त से उसे जो रखा जाता है वही पूंजी है, वही कैपिटल है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी की आमदनी
चाहे वह किसी भी क्षेत्र से क्यों न हो। माना कि वो किसी व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपये है, ये उसका इनकम है, आय है, धन है। तो इसमें से क्या होता है कि खाना पर, कपड़ा पर, दवाई पर, शिक्षा पर, मनोरंजन पर और अन्य प्रकार के कार्यों पर, माना कि उन्होंने, उस व्यक्ति ने 9,000 रुपया खर्च किया। जो शेष 1,000 रुपया रहा, इसको इसलिए रख दिया गया कि भविष्य में इससे आय की प्राप्ति होगी। तो उस व्यक्ति का आय, उस व्यक्ति का इनकम, उस व्यक्ति का धन 10,000 है, किंतु इस 10,000 में से 1,000 रुपया भविष्य के लिए और अधिक उत्पादन के लिए और अधिक आय की प्राप्ति के लिए जो रखा जाता है, इसे ही हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आचार्य जी, रुपये की तो बात आप कर लिए, बता दिए कि इतना भिन्न बातों में खर्च है, और शेष जो बच गया उसको भविष्य के लिए उत्पादन कार्यों के लिए लगाया गया, तो वो उसकी पूंजी हो गई। अब किसान है, तो किसान को इस प्रकार का आय की बात तो नहीं है, उसका स्वरूप कुछ अलग होता है, तो उसमें पूंजी क्या कहलाएगी? मन में आ रहा होगा विचार, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, मुस्कुरा भी रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा जानिए। माना कि किसान है और उन्होंने 100 क्विंटल अनाज उत्पादित किया, गेहूं के रूप में हो, मक्का के रूप में हो या अन्य रूप में। इसमें से उन्होंने खाने में, कपड़े में, दवाई में, फिर शिक्षा में, अन्य घर के कार्य जो है, दैनिक गतिविधियां हैं, उनमें, साग सब्जी में लगभग 90 क्विंटल वो खर्च कर लेता है और 10 क्विंटल बचा के रखता है कि ये बीज के रूप में, कि फिर उस बीज को हम भूमि में लगाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे और उससे फिर उत्पादन होगा। तो ये जो 10 क्विंटल अनाज रखा गया बीज के रूप में उत्पादन कार्यों के लिए, भविष्य में उत्पादन कार्यों के लिए, प्यारे बच्चों, यही 10 क्विंटल अनाज जो है, जो बीज में रखा गया, यही पूंजी कहलाती है। क्लियर है? आय का, उत्पादन का, धन का वह भाग जिसको भविष्य में उत्पादन कार्यों के लिए लगाया जाता और अधिक उत्पादन किया जाता है, उसे ही इकोनॉमिक्स की भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में हम धन कहेंगे, मतलब पूंजी कहेंगे। यह ऑलरेडी क्लियर हो गया। अब है कि पूंजी को 2 रूपों में बांट दिया गया है। एक पूंजी को हम कहते हैं भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल, दूसरा को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। 2 श्रेणियों में बांटा गया।
अब फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत भी कुछ उसको हम रूप में देख सकते हैं कि यह है भौतिक यानी फिक्स्ड कैपिटल। ऐसी पूंजी जो अस्थाई होती है, बार बार लगातार ऐसे पूंजी को नहीं फिर से लगाया जाता है। एक बार लगा दिया गया उस प्रकार की पूंजी को तो वो कई महीनों तक, कई वर्षों तक उस प्रकार की जो पूंजी है वो उपयोग में आती रहती है। तो जैसे मान लीजिए उत्पादन करने के लिए, उद्योग धंधे कर कारखाने के लिए, अब जैसे जूट मिल है, जैसे चीनी मिल है, लोहा इस्पात है या किसी भी प्रकार का हो, तो उसके लिए जो बिल्डिंग तैयार किए गए, मशीन आदि खरीदे गए, प्लॉट बनाया गया, बाउंड्री आदि गई सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ऐसे ही फैक्टर्स को हम फिक्स्ड कैपिटल के रूप में जानते हैं। फिक्स्ड कैपिटल यानी अस्थाई पूंजी, क्योंकि एक बार उपयोग होने के बाद दूसरे बार भी उपयोग होता है, तीसरे बार भी उपयोग होता है, चौथे बार भी उपयोग होता है, महीनों तक उपयोग होता है, वर्षों तक उपयोग होता है। ये बार बार नहीं लगाना पड़ता है, बारंबार। ऐसे कैपिटल को जो अस्थाई हो, ऐसी पूंजी को जो कई वर्षों तक उसको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसी ही पूंजी को हम लोग अस्थाई पूंजी के रूप में जानते हैं। इसी में टूल्स आते हैं, मशीन्स वगैरह आते हैं, बिल्डिंग्स आते हैं, या अन्य प्रकार के ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं, साधन होते हैं, वो आते हैं। दूसरी तरफ है वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या है, कब कोई सामान को तैयार करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल आदि की आवश्यकता, रॉ मटेरियल्स जिसको कहते हैं। अब जैसे चीनी मिल में चीनी को तैयार करने के लिए उसका कच्चा माल क्या हो जाएगा, तो गन्ना हो जाएगा। उसी प्रकार से अन्य जूट मिल है, उसके लिए पटसन हो जाएगा। कॉटन इंडस्ट्री है, उसके लिए कॉटन रुई हो जाएगी। तो इस प्रकार से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उससे उसका जो रॉ मटेरियल्स होता है, जिसके माध्यम से वस्तुएं तैयार की जाती है, तो ऐसी वस्तुओं को रॉ मटेरियल्स के रूप में जानते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल के रूप में आता है। ये बराबर डे टू डे इसको उपयोग में लाना पड़ता है, लगाना पड़ता है डे टू डे। अब है धन है, मनी, रुपये भी लगातार लगते हैं। आज मजदूरी लोगों ने आज जो कार्य किया उसको आज पैसा देना है, फिर मटेरियल्स जो खरीद के लाया जाएगा उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो डे टू डे जो काम आने वाली वस्तुएं होती हैं, जो साधन होते हैं, ऐसी साधनों को वर्किंग कैपिटल के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अब दूसरा है ह्यूमन कैपिटल। दूसरी तरफ हम देखते हैं, यानी कैपिटल के दो फॉर्म थी। ह्यूमन कैपिटल क्या है?
आज के संदर्भ में, आधुनिक समय में ह्यूमन कैपिटल का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वस्तुओं का सृजन करता मटेरियल्स के माध्यम से, वो चाहे वर्किंग मटेरियल्स हो, वो चाहे फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स वगैरह हो, टूल्स वगैरह हो, किंतु इसको ऑर्गेनाइज करने वाला आदमी ही होते हैं, व्यक्ति ही होते हैं, मानव ही होते हैं। इसीलिए मानव पूंजी इसको कहा जाता है, मानव पूंजी। उत्पादन कार्य के लिए मानव पूंजी का होना बेहद आवश्यक होता है। तो अब है क्या कि ये तीनों, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तो स्पष्ट हो जाता है। एक और है जो इंटरप्राइजेज है, जो उद्यमी के रूप में है, इस सबको सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए रिस्क लेने का कार्य करता है। रिस्क, जो जोखिम उठाता है वो उद्यमी कहलाता है। किंतु आजकल कैपिटल में ही सिमट के और उसी में उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है। ये बात अलग है कि जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसीलिए हम इतना ही केवल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मान लीजिए कि व्यक्ति को यह आ जाए समझ, चाहे कृषक हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, तो यदि उनके मन मस्तिष्क में इस प्रकार का भाव हो जाए कि रे भाई, हम पूंजी लगा दें, कहीं अनहोनी हो जाए तो क्या होगा? हमारी पूंजी समाप्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उदाहरण के लिए किसान कहे हम बीज खेत में मिट्टी में छीटेंगे, उसड़ जाए, पौधे नहीं जमे उगे, पूंजीपति सोचने लगे कि हम लाखों करोड़ों रुपया लगा करके जो प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं, इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, मशीन आदि खरीद रहे हैं, कि कहीं भूकंप आ जाए, ध्वस्त हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, चक्रवाती स्थिति बन जाए, सुनामी आ जाए, वो समाप्त हो जाए तो हमारी पूंजी तो नष्ट हो जाएगी, हम तो कंगाल हो जाएंगे। रे भाई, ऐसा काम नहीं करना है। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने अपने कार्यों को करने के लिए रिस्क उठाते हैं, जोखिम लेते हैं, और यदि ऐसा नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो फिर उत्पादन कार्य संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए उत्पादन का एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है इंटरप्राइज, उद्यमी का होना, साहसी का होना, जो रिस्क कवर करने का कार्य करता है। तो भारतवर्ष में तीव्र गति से आर्थिक विकास है, अनडेवलप्ड कंट्री की तुलना में जो कुछ कम है, उसमें एक यह भी सेक्टर है, यहां पर उद्यमियों की कमी है। सामान्यतया व्यक्ति रिस्क लेना नहीं चाहता है, उसका परसेंटेज कम है, इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हम आगे जब 12th वगैरह या और भी ऊपर की कक्षा में चर्चा करेंगे, या हमारी जब बातचीत होगी ऐसे बच्चों से, तो मैं स्वागत करता हूं ऐसे बच्चों को हायर क्लास के लिए। आप जब कभी भी चाहे इस विषय में, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, बैचलर हो, ऑनर्स हो, इवन पीजी भी, बढ़िया से मैं कॉन्सेप्ट दे सकता हूं। किंतु आप छोटे बच्चे हैं, इसीलिए आप इतना ही जाने जितने आपके सिलेबस में है उसी को जाने। अब देखिए, इतना तो हो गया। कितनी विडंबना है
कि हमने कहा यह तो पूंजी को हमने स्पष्ट कर दिया कि अब किसी भी कार्य को करने के लिए, पहली ही बात मैंने कहा था, किसी भी कार्य को करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। मैन कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ मनी। इच्छा भी है, काम करना चाहते हैं, उद्यत भी हैं, किंतु मटेरियल पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, पूंजी ही नहीं है, तो कार्य कैसे होगा? खेती बाड़ी ही करना, उसके लिए भी पूंजी चाहिए, कम ही लेकिन चाहिए। अब एक सविता नाम की महिला है, गरीब है, 1 हेक्टेयर उसके पास जमीन है। वो चाहती है कि बढ़िया तरीके से हम खेती का कार्य करें, लेकिन ऐसा संजोग है कि उनके पास पूंजी ही नहीं है। अब वो क्या करेंगे? स्वाभाविक है, हर कोई व्यक्ति के पास में पर्याप्त धन नहीं होता है, पूंजी नहीं होती है, तो वो क्या करता है? तो सबसे पहले वो हाथ पांव चलाता है, आगे पीछे बाएं दाएं, कोई बगल में पैसा वाले हैं, सेठ साहूकार हैं, पूंजीपति हैं, दुकानदार भाई हैं, व्यवसायी हैं, चलो उनसे, उनके शरण में चले जाता हूं और कुछ ऋण ले लेता हूं। बहुत कम ही लोग होते हैं आज भी कि यदि पूंजी की आवश्यकता है तो बैंक वगैरह से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण ले, बहुत कम ही लोग हैं। अब कल्पना कीजिए कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिविजुअल लोन भी ले तो आज के समय लगभग 14% है, और ये सेठ साहूकार लोग जो होते हैं 5 रुपये से 7 रुपये प्रति माह के आधार पर, प्रति सैकड़ा के आधार पर यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है मालूम है? व्यक्ति को लगता है कि हमको 5 रुपया इंटरेस्ट पर मिल रहा है, नहीं भाई साहब, और बैंक में 12% है, ज्यादा है। जो ऐसे सेठ साहूकार लोग होते हैं ना, मूर्ख हैं, जो कम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, उनके यहाँ पैसा के लिए जाते हैं, सूद ब्याज के लिए जाते हैं, ऋण लेने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही समझाते हैं बैंक में 14-15% है, हम तो आपको 5%, 7% देते हैं। ऐसे अनएजुकेटेड पर्सन उनकी बातों में झांसे में आ जाते हैं कि सही में हमको 5% भैया, ये यदि 5% लिया तो 12 गुना 5 बराबर 60% वो ले रहा है, लेगा आपसे। और यदि 7 है तो 7 से पूरा कर दीजिए 12। वो प्रति माह ले रहा है, वो साल में ले रहा है। और जब निजी व्यक्ति, सेठ साहूकार आदि के चंगुल में जब व्यक्ति एक बार फंस जाता है, तो फिर न जाने कभी बिरले ही ऐसी स्थिति आती है कि अत्यंत कमजोर परिवार के लोग उसको क्या करते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए इसके संदर्भ में कहा गया है कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेते हैं, ऋण में पलते हैं और ऋण में ही समाप्त हो जाते हैं। फिर उनकी अगली पीढ़ी जो है उस ऋण को ढोने के लिए, ऋण का बोझ वहन करने के लिए तैयार हो जाता है। यह जो सर्किल है वो चलते रहता है। तो मैं इस माध्यम से सबों को अवेयर करना चाहता हूं, एक तो ऋण ले ही नहीं, वो सबसे उत्तम स्थिति है। मजबूरी है ऋण लेना है तो भैया आप सेठ साहूकार के चंगुल में मत फंसिए, बल्कि आप प्रयास कीजिए कि बैंक में जाकर के ऋण लें।
ये बात अलग है कि ढेर सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, बैंक को चाहिए गारंटर, बैंक को चाहिए कुछ एसेट्स के रूप में। वास्तव में all those people who are wanting, who are very eager to taking some loans from the bank, but they have capacity to deposit to all loans in certain periods. Firstly, bank decide what type of debt people is who are taking loan from the bank, यानी कि एश्योर हो लेते हैं कि हमको ये जिस व्यक्ति को हम लोन देना चाहते हैं वह सही में उसको अदा कर सकता है कि नहीं, कहीं खाओ पकाओ वाला तो नहीं है, तो समस्या आती है। इसीलिए उसमें बहुत ठोक बजा के ऋण प्रदान किया जाता है। फिर उसके बाद कार्य का, यानी कि ये जो ऋण देने का जो प्रोसेस है, एक जब तक वो प्रक्रिया से गुजरेगा बहुत लेट हो जाता है, समय से रुपये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करना कठिन हो जाता है सामान्यतया। तो इसलिए भी लोग इससे दूर हटना चाहते, दो बैंक के लफड़ा में कौन पड़े, और वह उसके प्रति उदासीन हो जाता है, बगल से साहूकार से ही मदद लेकर के अधिक से अधिक ऋण के जाल में, भंवर जाल में फंस जाते हैं। अब वो सविता है 3000 रुपया इंटरेस्ट पर ले रही है, वो तेजपाल सिंह जी है वो ऋण दे रहे हैं 24% उसका इंटरेस्ट है, वो भी कि 3 महीना के अंदर में जब फसल तुम्हारा कटे उसी समय में प्लॉट पर ही जाऊंगा, सब हम अदा करवा लेंगे, और इस बीच के कालखंड में तुमको बंधुआ मजदूर के रूप में मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा, अधिकतम हम 25 रुपया पर डे देंगे काम करने के लिए। इस प्रकार का अन्याय और इस प्रकार का शोषण ऐसी ही स्थिति में होता है। तो इस ऋण जाल में फंसने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है व्यक्ति को निकलने के लिए। अब इसको हम डिटेल्स में बताएंगे कि कृषकों को, उत्पादकों को उसका उचित मूल्य जो नहीं मिल पाता है, कैसे वह उस जाल में मजबूरी में फंस जाते हैं, जिसके कारण वह असहाय हो जाते हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी बहुत समय लगेगा इसको और क्लियर करने में, किंतु समय की मर्यादा है। अगले दिन हम इसी पर से, इतना के बाद अब इसको हम फिर नहीं लिखेंगे कि भारतीय किसानों को या विभिन्न प्रकार के प्रोड्यूसर को क्यों नहीं उचित कीमत मिल पाता है, फिर वो बैंक से क्यों नहीं इंटरेस्ट ले पाते हैं। अरे जब तक मैं लोन देगा तब तक वो क्या होगा, समय ही बीत जाएगा। काबर खा जब कृषि सुखाने, अब पछताए हो का जब चिड़िया चुग गई के हर प्रकार के कार्य को करने के लिए उपयुक्त समय होता है, और उस समय पर यदि ऐसा नहीं होगा तो स्वाभाविक है आशानुकूल परिणाम नहीं आएगा, उत्पादन नहीं होगा, तो उसको अधिक से अधिक इनकम नहीं हो सकता है, वो बेहतर स्थिति में नहीं आ सकता है। इन सारी बातों पर हम आगे बाद में चर्चा करेंगे डिटेल्स में। आज इतना ही। आप लोग इसके बाद केवल हमको आगे ये ध्यान में रखना है कि जो विभिन्न प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है उसको किसानों को क्यों नहीं उचित मूल्य मिल पाता है, इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।